हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और बेहतर महसूस कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं यूपी टेट सी टेट सिलेबस और यूपी टेट सी टेट सिलेबस में आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक के अंतर्गत जल प्रदूषण के बारे में पढ़ेंगे। जल प्रदूषण के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके थे और आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण से होने वाले रोग, यानी जल प्रदूषण से कौन कौन से रोग होते हैं। आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप इसका अध्ययन करने के साथ साथ इसका नोट्स भी अवश्य बनाइएगा। नोट्स बनाकर अध्ययन करने से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहला रोग होता है अस्बेस्टस। अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से अस्बेस्टोसिस यानी फेफड़ों का कैंसर जैसा जानलेवा रोग होता है। तो पूछता है अस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से कौन सा रोग होता है। अस्बेस्टोसिस रोग होता है और इसको फेफड़ों का कैंसर भी कहा जाता है। दूसरा अगर पारा युक्त जल पीने से मिनीमाटा रोग हो जाता है। तो यह भी सवाल पूछता है पारा युक्त जल पीने से कौन सा रोग होता है। तो मिनीमाटा रोग होता है। कह रहा है 1956 ईस्वी में पारायुक्त मछलियों के सेवन से जापान में इस रोग के कारण अनेकों मौतें भी हुई थी। तो पारायुक्त जल पीने से जो मिनीमाता रोग होता है इसके कारण मौत भी हो जाती है। तो इसको भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा और इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला कह रहा है पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम तथा कैडमियम से इटाई इटाई रोग होता है, जिसमें हड्डियों एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। तो जिस भी व्यक्ति के हड्डियों और जोड़ों में दर्द होता रहेगा उसको आप जान जाइएगा कि पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता है और उसकी वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो गया है और कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग हो गया है। तो यह सभी भी आप नोट्स में लिख लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। पूछ लेगा नाइट्रेट की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग हो जाएगा। कैडमियम की अधिकता से कौन सा रोग होगा, तो इटाई इटाई रोग हो जाएगा। अब आगे कह रहा है पेयजल में कुछ और, जैसे कि फ्लोराइड की अधिकता से फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिसमें दांत व हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। आर्सेनिक आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। तो जो आर्सेनिक होता है जल में उसकी अधिकता हो जाती है तो मानव में, मनुष्य में या किसी जीव में ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। और शीशा युक्त जल पीने से एनीमिया रोग हो जाता है। तो जितने भी हम जल की अधिकता में जो भी चीज़ें हो जाती हैं उनसे कौन कौन सा रोग होते हैं उसको हमने आपको बता दिया। इसको आप अच्छे अच्छे नोट्स में लिख लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चंस यहीं से आएंगे, क्योंकि हमने पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरा यूपी टेट में 123 नंबर था और मैंने इसी नोट से अध्ययन किया था। नोट में कह रहा है जलीय सतह पर तेल का तीव्र गति से फैलना तेल अधिप्लाव कहलाता है। तो इसको भी आप तैयार रखिएगा कि जलीय सतह पर तेल का तीव्र गति से फैल जाएगा तो क्या कहलाएगा, तेल अधिप्लाव कहलाएगा। और भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व जो होते हैं आर्सेनिक तथा फ्लोराइड होते हैं। तो यह भी पूछता है जो हम लोग भूमिगत जल पीते हैं उसमें उसको प्रदूषित करने वाले कौन कौन से तत्व प्रमुख रूप से आते हैं। तो पहला आर्सेनिक हो जाएगा और दूसरा फ्लोराइड हो जाएगा। यह दोनों तत्व जो है भूमिगत जल को प्रदूषित कर देते हैं। अब कह रहा WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं है। तो WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, यदि प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की मात्रा 0.01 मिलीग्राम प्रति लीटर है तो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है। अब कुछ दिया है चीज़ें, आइए उसको देखते हैं। जैसे यहाँ कह रहा है DO का मतलब होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन। डिजॉल्व ऑक्सीजन को घुलित ऑक्सीजन कहा जाता है, यानी कि पानी में कितने ऑक्सीजन घुले होने चाहिए। तो घुलित ऑक्सीजन से ही जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो जो भी जलीय जीव होते हैं, जैसे तालाब में मछलियाँ रहती हैं, मेढक रहते हैं, जो भी जलीय जीव होते हैं वह उस जल में ऑक्सीजन की अधिकता के कारण ही जीवित रहते हैं। अब कह रहा है BOD को बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है। इसको जैविक ऑक्सीजन मांग भी हिंदी में कहा जाता है। तो कह रहा है नदियों में BOD का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। तो जो नदियाँ होती हैं उसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का जो स्तर होना चाहिए 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अब कह रहा है उच्च BOD का तात्पर्य है जल में DO की मात्रा निम्न है, यानी कि जो BOD होता है वह DO के अपोजिट होता है। यानी कि अगर BOD की मात्रा बढ़ रही है तो DO की मात्रा घट जाएगी, और जब DO की मात्रा घट जाएगी तो जलीय जीव जो है मर जाएंगे। इसीलिए जल में DO की मात्रा यानी डिजॉल्व ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ठीक है। और जो BOD की मात्रा है प्रति लीटर जल में 10 मिलीग्राम या 10 मिलीग्राम से कम होना चाहिए, तभी जलीय जीव जीवित रह पाएंगे। अब अगला कह रहा है
COD को केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा जाता है, जिसको हिंदी में रासायनिक ऑक्सीजन मांग भी कहा जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है COD का पूरा नाम क्या है। तो COD का पूरा नाम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। अब अगला कह रहा है COD की सहनीय मात्रा होती है। तो COD की सहनीय मात्रा 20 मिलीग्राम प्रति लीटर जल होता है। ठीक है, तो जो COD की सहनीय मात्रा होती है वह 20 मिलीग्राम प्रति लीटर या इससे कम होना चाहिए। अब अगला इसमें एक मीनिंग दिया सुपोषण। सुपोषण क्या होता है? तो जल में अप्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ना ही सुपोषण कहलाता है। तो पूछता है सुपोषण क्या होता है? तो जल में अप्राकृतिक रूप से यानी कि मानव द्वारा या फिर किसी अन्य क्रियाओं द्वारा नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा का बढ़ जाना ही सुपोषण कहलाता है। और अगला कह रहा है BOD जल प्रदूषण की प्रमुख इकाई होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जल प्रदूषण की प्रमुख इकाई कौन सी होती है? तो BOD होती है। और एक हमने वायु प्रदूषण का प्रमुख इकाई होता है, उसको भी हमने आपको अगले वीडियो में बता दिया है। अब अगला कह रहा गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और इलाहाबाद के मध्य पाया जाता है। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की मात्रा है गंगा नदी में वह कानपुर और इलाहाबाद के मध्य जो नदियाँ बह रही हैं उनके मध्य पाया जाएगा। और गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस के कारण बैक्टीरिया आदि को खा जाते हैं। ठीक है ना, तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है, जो क्या होता है जल में उपस्थित बैक्टीरिया आदि को खा जाते हैं, जिससे गंगा नदी का जल जो होता है वह स्वच्छ होता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा कि गंगा नदी का जल क्यों स्वच्छ होता है, क्योंकि वहाँ बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया आदि को खा जाते हैं। तो इस तरह से यह जल प्रदूषण का टॉपिक है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और इसका अगर आप नोट्स बनाकर अध्ययन करेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।